चलिए चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं और ये है वैल्यू ऑफ सप्लाई। हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई की सप्लाई कब माना जाए कि सप्लाई है, क्योंकि उस दिन का रेट लगाना पड़ेगा हमें। लेकिन जो जीएसटी का रेट है वो लगेगा सप्लाई की वैल्यू पर, क्योंकि जीएसटी अमाउंट पर लगता है ना कि क्वांटिटी पर लगता है, वैल्यू के हिसाब से लगता है। तो हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि जीएसटी की वैल्यू क्या है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो सेक्शन नंबर इस चैप्टर के अंदर दिए हुए हैं हमें सीजीएसटी एक्ट के दिए हुए हैं, जब तक कि कुछ अलग से हमें ना बताया जाए। तो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन विद प्राइस एज द सोल कंसिडरेशन, इंक्लूजन्स इन और एक्सक्लूजन फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्या हम इंक्लूड करेंगे, क्या एक्सक्लूड करेंगे, और डिस्काउंट के केस में हम क्या करने वाले। ठीक है, जीएसटी जो दिया जाता है वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ पर है, और वो भी जब कंसिडरेशन होता है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ रखा है। हमने ये देखा हुआ है कि कुछ सप्लाईज ऐसी हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी हम लोग स्केड्यूल 1 में दिया हुआ है उस पर भी हम जीएसटी लगा देते हैं। तो जीएसटी जो है एक एड वैलोरम मीन्स वैल्यू बेस्ड टैक्स है। तो ये हम परसेंटेज बेसिस पर वैल्यू सप्लाई पर लगाते हैं, चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो चाहे वो सर्विस की सप्लाई हो। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पता लगाना कि उस माल या सर्विस की वैल्यू क्या है जिस पर हमें टैक्स लगाना है। प्रोविजन रिलेटिंग टू वैल्यू सप्लाई सेट आउट द मैकेनिज्म टू कंप्यूट द वैल्यू जिस पर हम जीएसटी लगाएं। सेक्शन 15 जो जीएसटी एक्ट का सेक्शन 15 है, सप्लीमेंटेड विद रूल गिवन इन चैप्टर 4 ऑफ द सीजीएसटी रूल, हमें बताता है कि वैल्यू कैसे निकलेगी। देयर आर कॉमन प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 है जो डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू सप्लाई ऑफ सीजीएसटी रूल विल बी डिस्कस एट द फाइनल लेवल। ये हमें बता भी रखा है कि जो वैल्यू की डिटरमिनेशन है फाइनल लेवल पर है। Subsection 1 of section 15 provide the mechanism for determining the value of supply which is made between unrelated person। अनरिलेटेड पर्सन के बीच में ही हम जो सप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन होगी, क्योंकि रिलेटेड पर्सन के केस में तो वैल्यू एक सोल कंसिडरेशन नहीं होगा। एंड व्हेन प्राइस एंड ओनली द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई, क्योंकि जब रिलेटेड पर्सन होंगे तो वहाँ सप्लाई की वैल्यू के अलावा और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, प्राइस के अलावा बहुत सारी चीजें आ जाती है। व्हेन वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15(1) as also in certain specific cases the same is determined using chapter 4। तो अगर सेक्शन 15(1) के हिसाब से हम वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं तो हमें चैप्टर 4 के रूल के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल लेवल पर है वो। तो डेफिनेशंस क्या हैं? डेफिनेशन तो हम ऑलरेडी पहले अलग अलग चैप्टर में देख चुके हैं। एजेंट का मतलब होता है फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आड़तिया, डेलीगेटेड एजेंट, ऑक्शनियर, मर्केंटाइल एजेंट हु कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ द अनदर, उसे हम एजेंट बोलते हैं। ठीक है, सेस का क्या मतलब है, कंसिडरेशन क्या है, ये सब हम पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके। कंसिडरेशन होता है जो सप्लाई और गुड्स के या दोनों के लिए हम देते हैं। पेमेंट कैश में हो सकता है, अदरवाइज हो सकता है ना। और मॉनेटरी वैल्यू हो सकती है, कोई काम करा उसके लिए, कोई काम करना नहीं करना, कुछ भी हो सकता है। तो कंसिडरेशन क्या है? पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, तो मनी और अदरवाइज। ठीक है, या हम कोई काम कर रहे हैं
भाई मैंने आपको कुछ माल दिया, बदले में आप मुझे पैसा देने की जगह कुछ काम कर रहे हो मेरा, तो वो भी तो कंसिडरेशन है। या मैंने आपको कहा कोई काम नहीं कर रहे हैं आप, उससे मेरा फायदा हो रहा है, तो भी वो भी आएगा कंसिडरेशन के मीनिंग में। ठीक है, रेसिपिएंट पैसे दे रहा है, कंसिडरेशन दे रहा है, या उसके बिहाफ पर कोई और दे रहा है, लेकिन इसमें सब्सिडी नहीं आती, कंसिडरेशन के मीनिंग में सब्सिडी नहीं आएगी। अगर कोई डिपॉजिट है उसे भी हम पेमेंट मानेंगे, लेकिन तभी जब सप्लायर इस डिपॉजिट को कंसिडरेशन मान ले, तो हम उसे भी कंसिडरेशन का पार्ट मानेंगे। तो इस सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि कैश में या और कोई असेट में या कोई और काम करा जा सकता है। पर्सन का मीनिंग वही है जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर्सन में क्या होता है, मनी में भी हम पढ़ चुके हैं क्या है डेफिनेशंस, कि मनी में क्या क्या आता है। रेसिपिएंट भी हमें पता है, तो ये सारी डेफिनेशंस ऑलरेडी हमारी कवर हो चुकी है। तो हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 15 की, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 कहता है द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो इन्होंने कहा जो वैल्यू आएगी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, वो होगी ट्रांजैक्शन, which is the price actually paid or payable for the said supply of goods or service or both, where the supplier and the recipient of supply are not related and price is the sole consideration. अगेन वही जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्राइस एक सोल कंसिडरेशन है और दोनों अनरिलेटेड है। सब सेक्शन 2 कहता है कि इसमें क्या और इंक्लूड होगा, एनी टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फी, चार्ज levied under any law for the time in force other than this act। इस एक्ट के अलावा जीएसटी के अलावा और सारे टैक्सेस वगैरह सब ऐड कर देंगे, तो कोई और है ना, तो सारी टैक्सेस वगैरह ऐड हो जाएंगी, ड्यूटी वगैरह ऐड हो जाएंगी इस जीएसटी को छोड़कर। एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लाइबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज बीन इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई and not included in the price actually paid or payable for the goods or supply or both। तो अगर कोई ऐसा खर्चा, देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब एक तरीके से सेलिंग प्राइस, जिसे हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कह रहे हैं। मान लिया मैं आपको माल दे रहा हूं 1,00,000 रुपए का, तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, और यही क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इस पे क्या लगेगा, जीएसटी। लेकिन बी पार्ट में लिखा है एनी अमाउंट। अब ए पार्ट में क्या, टैक्सेस वगैरह। अब जो मैंने आपसे 1,00,000 रुपए में आपको माल बेच रहा हूँ, इसमें मैंने एक्साइज ड्यूटी की पेमेंट करी थी, वो मैंने इंक्लूड कर लिया। भाई आपसे ही तो लूंगा, और किससे पैसे लूंगा, आपको बेच रहा हूँ, तो वो सब इंक्लूड होगा। बी में लिखा है एनी अमाउंट दैट सप्लायर इज लाइबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई बट विच हैज बीन इंकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। तो अगर मान लिया कोई खर्चा, मैं आपको माल दे रहा हूं, कोई खर्चा मुझे करना चाहिए लेकिन कर रहे हैं आप, तो आप क्यों कर रहे हैं, एक तरीके से आप मुझे पैसे दे रहे हो, मेरे ब्याह पर ही तो पेमेंट कर रहे हो, तो आप पेमेंट कर रहे हैं और वो प्राइस में इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको माल दिया, आपने मुझे 1,00,000 रुपए दिए, और मैंने आपसे कहा कि मिस्टर रमेश है, आपकी दुकान के बराबर में है, उनको 10,000 दे दो। आपने मुझे 1,00,000 दिए, उसे 10,000 दिए, तो भैया वैल्यू सप्लाई तो 1,10,000 है ना। तो यही लिखा हुआ है कि इसमें वो वाला पेमेंट जो रेसिपिएंट किसी और को, किसी मतलब मेरा पेमेंट आप कर रहे हो, तो वो भी तो सप्लाई है। Incidental expenses including commission packing charged by supplier to the recipient of supply and amount charged for anything done by supplier in respect of the supply of goods or service or both at the time or before delivery और supply of service। तो क्या लिखा है, कोई और खर्चे अगर मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं, ठीक है, या तो जिस समय डिलीवरी हो रही है उस समय या उससे पहले। मान लिया आप मेरी दुकान पर आए, आपने सामान लिया,
मैंने कहा 1 लाख रुपए आपने दिए, मैंने उस पर जीएसटी लगा दी, आपने कहा ये माल हमारे घर पे पहुंचा दो, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है पहुंच जाएगा। मैंने कहा इसकी तो एक स्पेशल पैकिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो खराब हो जाएगा, आपने कहा कर दो, उसका 1000 रुपए मैंने वो जोड़ दिया, वो भी जीएसटी लगेगा उस पर भी, वो भी हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में लेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई, तो यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी भी जुड़ेगी, प्रोवाइडेड कि वो मैंने उसमें लिखी और आप दे रहे हो, ये पहले भी कई बार आ चुका है। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर मान लिया स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा कोई और सब्सिडी दे रहा है, तो उससे आपने अपनी वैल्यू कम कर दी होगी, उससे वापस बढ़ाया जाए। क्या होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो अमाउंट है उसका 10% 5% गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी, तो प्राइस से लिंक है ना, तो वो वाली सब्सिडी, लेकिन जो है गवर्नमेंट की सब्सिडी है तो उसे हटा दें। प्राइस मान लिया उन्होंने ये बोल रखा है कि यहाँ इतने प्राइस तक का अमाउंट है तो हम 5000 देंगे, इतने प्राइस तक का है तो 10,000, तो भी लिंक है प्राइस से। तो मतलब प्राइस से लिंक नहीं है, अगर मान लिया आउटपुट के बेस पर या एडहॉक दे रहे हैं कि हम 1 लाख दे रहे हैं, प्राइस से कोई मतलब नहीं है, तो वो वाली उसके बाद नहीं। For the purpose of this subsection, the amount of subsidy shall be included in value of supply of service who receive the subsidy. तो सब्सिडी जिसे मिला है, सब्सिडी shall be included in the value of supply of the supplier who receive the subsidy. The value of the supply shall not include. Subsection 3 क्या कहता है कि सप्लाई में क्या नहीं आएगा, एनी डिस्काउंट विच इज गिवन, अगर कोई डिस्काउंट है तो उससे प्राइस कम हो जाएगा ना, तो वो नहीं आएगा। डिस्काउंट कब दे रहे हैं, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड। मान लिया मैंने इनवॉइस बनाया 1 लाख माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट 90,000, तो 90,000 पे जीएसटी लगेगा। लेकिन मैंने मान लिया 1 लाख रुपए का बिल बनाकर जीएसटी लगाकर आपको दे दिया, है ना, और उसके बाद after the supply has been effective if the value of supply shall not include any discount which is given after the supply, सप्लाई होने के बाद में डिस्काउंट है, the discount is established in terms of agreement entered into or before the time of supply and is specifically linked to related invoice। मतलब अगर ये डिस्काउंट पहले से ही पता है, पहले से ही मेंशन्ड है, सपोज ये बोल रखा है कि अगर आपने सप्लाई के 30 दिन के अंदर अंदर पैसा दे दिया तो हम आपको 5% डिस्काउंट दे दें, पहले से डिसाइडेड है, वो पता है ना। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट as is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply। तो अगर सप्लाई होने के बाद में कोई डिस्काउंट हुआ है, अब 1 लाख रुपए का बिल बना, मान लिया उस पर जीएसटी 9% लग गया, 9,000, 1,09,000 हो गया ना। अब ये 9,000 का आईटीसी कौन लेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन लेगा इसको, रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट अगर 1 लाख पे आईटीसी ले रहा है और फिर डिस्काउंट हो रहा है तो ये तो सही नहीं हुआ ना, क्योंकि डिस्काउंट हो गया तो ये माल कम का हो गया। तो यहां लिखा है सप्लाई होने के बाद अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो जो पहले से बोल रखा था और इस डिस्काउंट से रिलेटेड आईटीसी रेसिपिएंट रिवर्स कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये 1 लाख रुपए है, मान लिया इन्होंने बात हो गई 95,000, तो अब 95,000 का 9% यहां पर 8550, तो 450 रुपए का जीएसटी अगर रेसिपिएंट रिवर्स करेगा आईटीसी तो हम जीएसटी लगाने के लिए ये अलाउ कर देंगे,
नहीं तो नहीं कर, क्योंकि आईटीसी वो पूरा ले रहा है और आप जीएसटी दे रहे हो कम, ये कोई तरीका थोड़ी ना, ये बात लिखी हुई है। सब सेक्शन 4 where the value of supply of goods or service or both cannot be determined, the same shall be determined in such manner as may be prescribed। किसी वजह से अगर हम सेक्शन नंबर 1 के हिसाब से जो ये कहता है कि हम जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पर जीएसटी लगाएंगे, तो वो अगर हम नहीं लगा पा रहे हैं तो हम ऐसा मैनर जो भी बताया जाएगा उसके हिसाब से। सेक्शन 5 नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट in subsection 1 or subsection 4 the value of supply as may be notified by the government on recommendation of council shall be determined in such manner as may be prescribed। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि गवर्नमेंट इसमें कुछ चेंजेस कर सकती। एक्सप्लेनेशन, पर्सन रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तो रिलेटेड का क्या मतलब है? ऑफिसर, डायरेक्टर, लीगली पार्टनर हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हैं, ये सब रिलेटेड है। जिसके पास 25% या उससे ज्यादा वोटिंग राइट हो, इनकम टैक्स में तो हम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट में 20% लेते हैं, यहाँ पर 25% है, ठीक है। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर, both of them are directly or indirectly controlled by third person, together they directly or indirectly control a third person, they are a member of same family, तो ये हर कोई रिलेटेड माना जाएगा, ठीक है। पर्सन हु आर एसोसिएटेड इन ए बिजनेस ऑफ अनदर, इन दैट वन इज द सेल एजेंट, sole agent or sole distributor or sole concessionaire, however described of the other shall be deemed to be related। तो रिलेटेड मतलब आप लिंक है, रिलेटेड का मतलब रिश्तेदार नहीं है, बड़ा मीनिंग है। तो अगर हम इसे एनालाइज करें तो जीएसटी जो लॉ है वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए सेक्शन 15 में क्या लिखा है? सप्लाई जो हम दे रहे हैं मॉनेटरी वैल्यू अनरिलेटेड पर्सन को, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 कहता है वही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई। सप्लाई मेड सोनली फॉर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन और फॉर पार्ट मॉनेटरी एंड पार्ट नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन और इन्वॉल्विंग एडिशनल कंसिडरेशन or to related person or for specific classes of supply, तो वहां पर चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा और उसके हिसाब से हम निकालें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम कोई सप्लाई ऐसी है जिसका कंसिडरेशन नॉन मॉनेटरी है, अब उसकी वैल्यूएशन हम कैसे निकालें? पार्ट नॉन मॉनेटरी है, पार्ट मॉनेटरी है, उसका कैसे निकालें? कोई एडिशनल कंसिडरेशन की बात हो रही है, ठीक है। या हम जो कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू कब होगी? जब अनरिलेटेड पर्सन को दिया जाएगा। मान लिया पर्सन रिलेटेड है तो क्या करेंगे? तो फिर रूल लगेंगे, ठीक है। तो ये सब रिलेटेड पर्सन में आगे जो अभी अभी हमने पढ़ा। तो सप्लाई टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, सेक्शन 15(1) कहता है ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? जब ट्रांजैक्शन हो रही है सप्लाई और सर्विस और बोथ दो लोगों के बीच में जो कि रिलेटेड नहीं है और प्राइस ही सोल्ड कंसिडरेशन है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी सप्लाई प्लस, एक तो अनरिलेटेड है और प्राइस है, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, तभी हम ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, जो पैसा दिया या देंगे। दिस इज द प्राइस फॉर द स्पेसिफिक सप्लाई, इट इंक्लूड अमाउंट ऑलरेडी पेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज बीइंग वैल्यूड फॉर टैक्स एज वेल एज द अमाउंट पेबल एंड नॉट येट पेड, मतलब पेमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग दोनों आ जाएगा।
एग्जाम्पल, होलसेल प्राइस 1 मेट्रिक टन सीमेंट जो एक्स लिमिटेड बेच रहे हैं वो है 7,000, लेकिन इन्होंने मिस्टर वाई को बेचा है 6,700। अनरिलेटेड है, प्राइस एक सोल्ड कंसिडरेशन है 6,700। ठीक है भाई, दुकानदार तो मौके के हिसाब से माल बेचता है ना। मान लिया मैंने आपको, आप आए मेरे पास 7,000, एक और आया वो, मैंने कहा 7,000, वो कह रहा है जी मैं 6,700 दूंगा, दे रहे हो या मैं जाऊं, मतलब उसकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि वो चला जाएगा। हमने कहा भैया 7,000 से कम नहीं। वो चला गया दुकान से बाहर, हमने लड़के को का पकड़ के लाया उसे, भाई उसे पकड़ के लाया। मैंने कहा चल 6,700 में, ये तो भाग रहा है। मुझे पता है कि मेरा तो 6,000 का आया हुआ है भाई, 700 तो आ ही रहे हैं, कहाँ जाने दूंगा, तो 6,700 पे लगेगा। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं जो अभी अभी हमने पढ़ा, तो सारे टैक्सेस हो जाएंगे जीएसटी को छोड़कर, है ना। कोई और पेमेंट कर रहा है रेसिपिएंट थर्ड पार्टी को, वो भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि वो भी हमारे पास है। कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, कोई हमने और चार्जेस ऐड करे हैं, इंटरेस्ट और लेट फी है, या सब्सिडी है अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी। ठीक है, तो टैक्सेस अदर देन जीएसटी, तो जीएसटी के अलावा और कौन से टैक्सेस हैं? एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, चार्ज लिवाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एक्सेप्ट जीएसटी। ठीक है, if charged separately by the supplier are includable in the value of supply. In the case of inter-state supply liable to IGST, the value of supply will include all taxes other than IGST and GST cess. तो वो ये जो जीएसटी है उसके अलावा हम सभी ले लेंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ सप्लायर ऑफ गुड्स pay municipal tax in relation to goods being supplied and charges the same separately, तो ये भी हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ जाएगा। TCS under income tax act not includable in the taxable value for the purpose of GST। आपको TCS पढ़ाया था मैंने। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मैं आपको माल बेच रहा हूं, और माल बेचते हुए आप मुझे क्या दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं ना। और जनरली पेमेंट करने वाला टीडीएस काटता है, लेकिन यहाँ पर आप मुझे टीसीएस भी जमा कराए, तो वैल्यू सप्लाई में क्या वो भी आएगा क्योंकि आप मुझे दे रहे हैं। तो यहाँ क्लैरिफाई किया गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स would not be includable as it is interim levy not having the character of tax। फिर हमने बात करी थी कि किसी और को पेमेंट कर रहा है रेसिपिएंट सप्लायर के बिहाफ पर, तो वो भी आ जाएगा। इस सप्लायर में नीड इन इंकर वेरियस एक्सपेंस टू मेक ए पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स इन द नॉर्मल कोर्स, he would pay these amount and they would form part of the price that he charged from customer। अगर कोई और खर्चे हो रहे हैं और मैं उस पे चार्ज कर देता हूँ इनवॉइस में, तो वो हमारा ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। However, if the customer makes direct payment of sum of liability to the third party and the supplier does not include this amount in the bill, it will still form part of the value of supply। तो यहां लिखा है क्या, इन द नॉर्मल course, in the normal course the he would pay this amount and would form part of the price that he charged from the customer। However, even if the customer make direct payment of such liability to the third party and the supplier does not include this amount in his bill, it is still form part of the value। मान लिया मैंने आपको माल दिया और माल देने के बाद में आपने उसमें कोई उसकी फिटिंग करानी। अब फिटिंग कराने के लिए मैंने कहा जो बंदा आएगा ना उसी से फिटिंग करा लेना जो सप्लाई करना है, रिक्शा वाले को रिक्शा के पैसे। अब जो रिक्शा के पैसे दिए हैं आपने, वो बिल में लिखे हैं नहीं लिखे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने मुझे दिया है या सीधा उसे दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं, तो वो इंक्लूड हो जाएगा।
ठीक है। A point to note here is that the amount paid by recipient to third party will be added to the value under this clause only when the supplier is under contractual liability to make payment to such party and the said payment is related to sub. अब मान लिया तय ये हुआ है कि सप्लायर ही पेमेंट करेगा, है ना, तो ही ये ऐड होगा, क्योंकि अगर सप्लायर की पेमेंट नहीं है फिर सप्लाई है ही नहीं, वैल्यूएशन ही नहीं है सप्लाई, तब तो होगी नहीं ना कोई भी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। नंबर 2, ग्रांड बीज कॉन्ट्रैक्ट्स विद एबीसी कंपनी टू कॉन्ट्रैक्ट ए डीलर्स मीट। तो ग्रांड बीज कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर टू डिलीवर गुड सर्विस लाइक वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑडियो सिस्टम, प्रोजेक्टर, कैटरिंग एट द वेन्यू ऑन द जो प्री डिसाइडेड डेट है, ठीक है। तो इन्होंने पेमेंट करनी है। द सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वांट्स पेमेंट अपॉन डिलीवरी। ABC company agree to pay the bill raised by soft drink vendor on grant base on receiving the crates of the soft drink. The amount is not billed by the grant base to ABC. However, it would be added to the value supply provided by grant base to ABC for the payment of GST. अब क्या है कहानी समझ में आई? मालिया जो है ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें आनी है, तो इसके पास कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई, तो इसने कोल्ड ड्रिंक वाले सप्लायर से बोला कि भैया कोल्ड ड्रिंक यहाँ भिजवा दो। मैंने कहा भिजवाऊंगा लेकिन मुझे पैसे नकद चाहिए। क्या तो भिजवा दे, वहां से मिल जाएंगे। अब ये वहां डिलीवरी के लिए गया, इसे पैसे मिल गए। अब वो जो पेमेंट करी है वो इस इनवॉइस में नहीं है लिखी, तो भैया वो तो इनवॉइस में ऐड हो जाएगी ना। फिर अगर लिखी है ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो ये तो पेमेंट ही कर रहा है बस, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, हमने कहा था इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऐड हो जाए, जैसे कमीशन, पैकिंग चार्जेस सप्लायर की है, ठीक है, एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी, बाद के नहीं, या तो पेमेंट डिलीवरी के समय या उससे पहले। कमीशन, दिस मे बी पेड टू एन एजेंट एंड रिकवर्ड फ्रॉम द बायर ऑफ द गुड्स सर्विसेज, दिस इज द पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। तो अगर हमने कोई कमीशन का पैसा उससे लिया है तो वो हमारा ऐड हो जाए। पैकिंग, अगर हमने कोई पैकिंग चार्ज लगाया है रेसिपिएंट पर तो वो भी ऐड। Inspection or certificate charges is another element that will be added to the value if incurred before or at the time of supply and billed to recipient of supply. Installation and testing charges, तो कई बार इंस्टॉलेशन होता है, टेस्ट होता है प्रोडक्ट, ठीक है, तो एट द रेसिपिएंट साइट विल आल्सो बी एडेड, तो वो भी ऐड हो जाएगी। वेटमैन चार्जेस, लोडिंग चार्जेस वगैरह हैं, ये भी सब ऐड हो जाएंगे। आउटवर्ड फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस का क्या करें? Where the supplier agree to deliver the goods at the buyer's premises and arrange for the transport and insurance, the contract of supply becomes a composite supply. मतलब मैं आपके घर तक वो सामान पहुंचा रहा हूं, ठीक है, और इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी है, इंश्योरेंस का भी खर्चा है। तो ये क्या है, ये कह रखा कंपोजिट सप्लाई है। जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो गुड्स, और जो आउटवर्ड और जो ट्रांजिट का इंश्योरेंस है कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है, ठीक है। और सारे के सारे टोटल वैल्यू पर हमारा मेन प्रोडक्ट वाला रेट लगेगा। एक मेक सप्लाई होती है, उसमें हमारा जो हाईएस्ट रेट लगता है वो लगता है। However, if the contract for supply is on ex factory basis where buyer pays the outward freight and insurance, the same will not be included. भाई अगर मान लिया मैंने ये कहा आपको माल बेचते हुए, भैया ये रहा माल, वो भारखड़ा रिक्शे वाला, उससे बात करो उठा के ले जाए, तो नहीं होगा इंक्लूड। अगर आपसे बात हुई कि मैं आपके वहां तक पहुंचाऊंगा, फिर इंक्लूड होगा, ठीक है। इंटरेस्ट लेट पेमेंट और पेनल्टी वो तो ऐड होना ही है, हमने पहले ही पढ़ रखा है।
है ना। एक सप्लाई है 2000 रुपए के हिसाब से और 1 महीने का टाइम दिया, उसके बाद 12% पर एनम का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां लिखा है कि 2 महीने निकल गए और ब्याज जो आया वो 2000 रुपए, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम, दैट इज 1% per month on the 2000 for 1 month after the free credit period is 20 रुपए। तो 2000 रुपए का हमारा सामान था, उस पर 1 महीने का जो लेट हुआ उस पर 20 रुपए का इंटरेस्ट है, तो जीएसटी लगेगा 2020 पर। ठीक है, such interest will be added to the value, thus the value of supply will work out to be 2020। ठीक है, सब्सिडीज भी लिंक होती हैं। तो सब्सिडी इज ए सम ऑफ मनी गिवन टू कीप द प्राइस ऑफ ए सर्विस और कमोडिटी लो। तो अगर हमारी सब्सिडी मनी प्राइस भाई, आप प्राइस से रिलेटेड है, क्यों है, हम कोई सामान है जैसे गीजर है और सोलर से चलता है, अब उसकी कॉस्ट है 35,000, गवर्नमेंट ने कहा हम आपको 10,000 रुपए दे दें, तो उसका प्राइस हो गया 25,000, ताकि गवर्नमेंट चाहती है ना उसका प्राइस कम रहे। तो ये सब्सिडी क्यों दे रही है गवर्नमेंट, प्राइस कम रखने के लिए। द सब्सिडी इज एडेड टू द वैल्यू सप्लाई ऑफ द सप्लायर हु रिसीव द सब्सिडी। तो ये कहने की सप्लायर को तो 35,000 पूरे मिल गए ना, 25,000 उसने कस्टमर से लिए, 10,000 गवर्नमेंट से लिए, तो टैक्स तो दे पूरी अमाउंट पे भाई। इट मस्ट बी नोटेड दैट वन only subsidy directly linked to the price of goods or services are added, blanket subsidy will not be added, और सब्सिडी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो भी ऐड नहीं है। ठीक है, सेलिंग प्राइस 50 रुपए का है। नोटबुक अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में बेचते हैं तो वो सेलर को 30 रुपए दे देते, ताकि स्टूडेंट को केवल 20 रुपए में मिल जाए। तो वैल्यू ऑफ नोटबुक विल बी 50, क्योंकि इसे नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी मिल रही है। अगर इसे गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही होती तो ऐसी सिचुएशन में हम 20 रुपए ही लेते। ठीक है, कोई टेंशन इसमें। जो डिस्काउंट है वो हटा दी जाएंगी। एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम द वैल्यू, डिस्काउंट आर ए कॉमन फिनोमियन, बिजनेस में चलता है। न्यूमरस काइंड ऑफ डिस्काउंट आर गिवन, पेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट। Such discount are reduced from the selling price. Since the value of textile supplies is the transaction value, GST is liable on the value after deducting the discount. However, not all discount offered by the supplier to their customer are allowed as a deduction. Only such discount which satisfied the condition prescribed under section 15 subsection 3 are allowed as a deduction. The essence of the condition is that the prices are established at the time of supply should form the basis of the value. पहली बात तो जो डिस्काउंट है वो हमारी वैल्यू पे बेस्ड होनी चाहिए। डिस्काउंट विच डू नॉट fulfill the condition 15(3) are not deductible, that is GST in such a case is levied on the gross value without considering the discount। हमने पढ़ा था पहले से डिसाइडेड हो कितना है, पहले से हमें बता रखा हो। तो डिस्काउंट कब अलाउड होगी, डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड शोन इन द टैक्स इनवॉइस, वो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में क्या है, इट इज नॉट ऑलवेज कमर्शियली फीजिबल टू डिटरमाइन ऑल डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ सप्लाई जरूरी नहीं है पहले सारी बातचीत पता चल जाए। फॉर इंस्टेंट कैश डिस्काउंट दिया जाता है जब कैश पेमेंट होती है, पहले कैसे दे दें, हमने कहा अगर तुमने 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करी तो हम आपको 1% का कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो अब 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट तो होनी चाहिए ना। तो डिस्काउंट हो सकता है पहले से तय हो कि इतना है, लेकिन हम पहले वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं होगी जब तक हम डिस्काउंट कैसे देंगे, और टाइम होता है 10 दिन में डिस्काउंट देंगे, 20 दिन में। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि अगर पूरे साल भर में अगर आपकी 10,000 यूनिट आपने हमसे खरीद ली तो हम डिस्काउंट दे देंगे।
तो जो पहले इनवॉइस बन रहे हैं उस पर तो डिस्काउंट थोड़ी ना दे देंगे, अभी हमें पता ही नहीं। द सप्लाई इज नॉट अवेयर बिफोर और एट द टाइम सप्लाई की उसे जो है डिस्काउंट दी जाएगी या नहीं, तो इसलिए उस समय तो वो डिस्काउंट रिकॉर्ड हुई नहीं। इन सच केस इनिशियली जीएसटी तो ग्रोस वैल्यू पर दे दिया। सप्लायर हाउएवर पासेस द डिस्काउंट टू द बायर सब्सिक्वेंटली बाय इशूइंग क्रेडिट नोट, तो क्रेडिट नोट इशू करके बाद में उसने डिस्काउंट दे दी। तो इसका क्या करें? पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, दैट इज द डिस्काउंट दैट आर गिवन आफ्टर सप्लाई इज मेड आर अलाउड एज ए डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एग्जिस्ट है, करती है वो सप्लाई के समय, पहले से पता था। और प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स होगा। ये थोड़ी ना कि आप जो है आईटीसी पूरा ले लो और टैक्स दो नहीं। तो बायर वुड हैव अवेल्ड द आईटीसी, तो उसे जो क्रेडिट नोट दिया जाएगा सप्लायर उसको देंगे, तो बायर विल रिवर्स द प्रोपोर्शनेट क्रेडिट consequent to which the supplier output tax liability will be reduced by the same amount. If any of the above condition are not satisfied, तो जीएसटी जो है लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। आप ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालते हुए सप्लाई की वैल्यूएशन करते हुए वो डिस्काउंट माइनस नहीं कर, तो दो ऑप्शन है, या तो डिस्काउंट माइनस कर दो या फिर वहां पर कहो कि भैया डिस्काउंट वापस करो, तो जीएसटी जो है आईटीसी क्रेडिट रिवर्स करो, नहीं तो हम डिस्काउंट नहीं दे रहे, वो ले लो। The supplier, however, can issue a commercial credit note for the value of discount. In such a scenario, the buyer will not require to reverse any ITC. तो ये क्या है? A commercial credit note is not governed under GST law and is issued for the value of discount reduction in value of the supply without any GST. और क्रेडिट नोट जो जीएसटी के अंदर आता है वो सेक्शन 34 में आता है, ठीक है, वो हम बाद में इसमें पढ़ने वाले। तो दो रास्ते हैं आपके, कि एक क्रेडिट नोट जीएसटी वाला इशू करो, वहां पर हमारा जीएसटी अमाउंट कम हो जाएगा और वहां पर रिवर्स हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सप्लायर कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर सकता है डिस्काउंट के लिए, तो बायर को वो रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू अलाउबिलिटी ऑफ डिस्काउंट एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू हैव बीन डिपिक्टेड बाय द डायग्राम गिवन बिलो। तो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया है और इनवॉइस में शो भी किया है, दोनों ही यस है, तो डिस्काउंट को डिडक्ट कर दो, ठीक है। डिस्काउंट बिफोर सप्लाई है और शो करा है, कर दो। लेकिन अगर मना है, मतलब आपने इनवॉइस में डिस्काउंट शो नहीं किया, तो डिस्काउंट को आप लेस नहीं कर सकते, आपको इनवॉइस में दिखाना पड़ेगा। और आफ्टर सप्लाई अगर एग्रीमेंट पहले से था और पहले से सब पता था, तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर दिया, यस, तो डिस्काउंट आपका लेस हो जाएगा, नहीं करा तो नहीं हो। अलाउबिलिटी ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर एज क्लैरिफाइड बाय द सर्कुलर। Staggered discount, buy more, save more offer. In case of staggered discount, rate of discount increase with increase in the purchase volume. For example, 10% डिस्काउंट मिलेगा 5,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर 20%, 20,000 से ऊपर 30%, और ये हम बताते भी हैं पहले से ही। सर डिस्काउंट आर एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो डिस्काउंट है वो माइनस हो जाएगा। अब एक होता है पीरियोडिक ईयर एंडिंग डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट, ये पूरे साल भर में जो आता है, ठीक है। तो ये जो सप्लाई, ये दीज डिस्काउंट आर ऑफर्ड बाय द सप्लायर टू देयर स्टॉकिस्ट। फॉर एग्जांपल, गेट एडिशनल डिस्काउंट, अगर 10,000 पीस हुए पूरे साल भर में, 2% और एडिशनल डिस्काउंट 15,000 पीस हुए। सर डिस्काउंट आर एस्टेब्लिश इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू और बिफोर द सप्लाई, दो नोट शोन इन द इनवॉइस, क्योंकि अभी हमें पता नहीं था कि कितना ही होगा। तो ये हमें तभी पता चलेगा जब सप्लाई हो जाएगी, ईयर एंड आएगा। तो इन कमर्शियल पार्लेंस सर डिस्काउंट आर, हम इसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम डिस्काउंट बोलते हैं।
The discount are passed on by the supplier through credit notes. The discount are excluded to determine the value of supply provided कि पैरामीटर 15.3 के आ गए हैं जहां पर रिवर्सल हुआ है रेसिपिएंट का आईटीसी, ठीक है। सेकेंडरी डिस्काउंट, these are the discount which are not known at the time of supply or offered after the supply is already over. For example, इन्हें 10,000 पैकेट बिस्किट के दिए 10 रुपए के हिसाब से और बाद में रीवैल्यू कर दिया 9 रुपए के, तो 1 रुपए का क्रेडिट नोट दे दिया। The secondary discount shall not be excluded while determining the value of supply as उस समय तो पता ही नहीं था और कंडीशन 15.3b की सेटिस्फाइड भी नहीं है क्योंकि इसमें पहले से पता होना चाहिए। It may be noted that financial commercial credit note can be issued by the supplier even if condition mentioned in 15.3b are not satisfied. Such credit notes do not include GST and do not have an impact on the value of GST. तो जो क्रेडिट नोट होगा वो विदाउट जीएसटी होगा और उसे रिवर्स नहीं करना होगा। अब देखो 1 लाख का माल बेचा और जीएसटी है 9%, 1,09,000 का माल हो गया। बाद में मान लिया 10% माल वापस आ गया या हमने डिस्काउंट दिया 10%, तो हमने क्रेडिट नोट कितने का दिया 10,900, तो हो गया ना रिवर्स, जीएसटी कम हो गया, रिवर्स हो गया। लेकिन अगर ये सेकेंडरी डिस्काउंट में है तो फिर मैं क्रेडिट नोट उसको 10,000 का ही दूंगा विदाउट जीएसटी, ठीक है, और ना ही वो रिवर्स करेगा, तो हिसाब सही हो जाएगा। तो यहां लिखा है कि अगर आप इसे हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल क्रेडिट नोट बोलते हैं, जो सेकेंडरी डिस्काउंट के लिए यूज हो जाएगा विदाउट जीएसटी अमाउंट, ठीक है। रॉयल बिस्किट कंपनी ने डिस्काउंट दिया 30% लिस्ट प्राइस पर डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है, और फॉर ए कार्टन ऑफ स्पाइस बिस्किट इन टैक्स इनवॉइस द लिस्ट प्राइस वाज 200, तो 30% का डिस्काउंट दे दिया तो 140 रुपए का दे दिया, तो जीएसटी 140 पे ही लगेगा, तो सिंपल है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, द एग्रीमेंट ऑफ राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद इट्स डीलर्स इज दैट परचेज ऑफ राइस कुकर ओवर 1000 पीसेस इन दिवाली मंथ विल एंटाइटल देम टू डिस्काउंट ऑफ 5%। तो हमने पहले बात कर रखी है 1000 से ऊपर पीस लिए तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, और केवल दिवाली मंथ में ही पता चलेगा एंड में, लेकिन एग्रीमेंट पहले से पता है सप्लाई के समय, तो मिल जाएगा क्रेडिट प्रोवाइडेड रेसिपिएंट रिवर्सल जीएसटी को रिवर्स कर दे प्रोपोर्शनल जीएसटी को, ना। तो राजू, हाँ वॉल्यूम डिस्काउंट है, राजू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कैन इशू क्रेडिट नोट फॉर द डिस्काउंट ऑफ 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स अलोंग विद जीएसटी, है ना। द डीलर मस्ट रिवर्स द प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द रिलेवेंट स्टॉक टू ब्रिंग इन लाइन विद द रिड्यूस्ड स्टॉक, जो बचा हुआ है उस पर भी हम कम कर देंगे। पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड ऑन 15th of January 50,000 रुपए, 5,000 रुपए, 9,000 रुपए का जीएसटी लगा। सप्लाई है कि 2% हम देंगे अगर 1 महीने में पेमेंट हो गई, ठीक है, और ओपीएल जो है उसने 9,000 का जीएसटी का आईटीसी ले लिया, ठीक है, उसने पेमेंट करा है 10 फरवरी को, तो 15 जनवरी के बाद 1 महीने के टाइम के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया, तो उसे डिस्काउंट मिल गया, है ना। टोटल पेमेंट कितना था 59,000, उसका 2% डिस्काउंट कितना हुआ 1180, ठीक है। लेकिन ये जो रेसिपिएंट है इसे 180 रुपए का जीएसटी आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, बात समझ में आती है। और कौन सा डिस्काउंट है जो डिटेक्टेबल नहीं है,
सपोज उस समय टर्म्स नहीं थी, तो अब ये डिस्काउंट जो पहले से डिसाइडेड नहीं थी, है ना, उस समय तो डिसाइड नहीं था, और बाद में हो गया, आपस में नेगोशिएशन हो गया। कई बार होता है भैया माल अच्छा नहीं है, पसंद नहीं आया, वापस उठा ले। सप्लायर ने कहा अरे बाबूजी क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा चल पैसे कम दे दियो यार, 1000 रुपए कम दे दिए, हो गया इस तरीके से कोई बात। तो उसके लिए अब कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी कितने का, 2% है ना, 50,000 का 2%, ना कि 59,000, जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा ना, तो 1000 रुपए का करना पड़ेगा। एक कंपनी ने अनाउंस करा है टर्नओवर डिस्काउंट परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो वो भी ऐसे ही रहता है। अगर पहले से ही पता है तो आप जीएसटी एडजस्ट करके आईटीसी क्रेडिट ले लो, वही है सारी बातें जो अभी अभी हमने सीखी हैं, 2 टाइप का है, ठीक है। नो क्लेम बोनस परमिसिबल एज डिडक्शन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन वैल्यू सप्लाई फॉर इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो क्या होता है, आप है ना एक पॉलिसी लिया आपने, अब पॉलिसी ली, मान लिया हेल्थ इंश्योरेंस लिया 10 लाख रुपए, और आपने, या कार की पॉलिसी ली, और आपने कोई क्लेम नहीं लिया, इसका मान लिया प्रीमियम है 20,000। अब नेक्स्ट ईयर 2 तरीके का नो क्लेम बोनस होता है। एक तो कई बार कंपनी क्या कहती है कि आप 20,000 की बजाय 18,000 दे दो, आपने पिछले साल क्लेम लिया, हम 2,000 का डिस्काउंट दे। कई बार कंपनी कहती है 10 लाख की जगह हम इसे 12 लाख की पॉलिसी कर रहे हैं, नॉन क्लेम बोनस का बेनिफिट। तो ये 2 टाइप का होता है। तो यहाँ लिखा नो क्लेम बोनस परमिसिबल एट डिडक्शन अंडर सेक्शन 15(3)(a) फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू सप्लाई। तो यहाँ पर लिखा है कि अब हमने कहा उनसे, मान लिया 20,000 की जगह 18,000 दे दो, तो जीएसटी 18 भी तो लगेगा, यही बोल रखा है, ठीक है ना। तो ये अब पूरी दुनिया भर की कहानियां हैं, लेकिन बात यही है, ठीक है। सप्लाई वेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन, यहाँ पर वैल्यू नहीं है, पता नहीं लगा सकते, तो हम ट्रांजैक्शन इज विद रिलेटेड पार्टी है, या प्राइस उस समय सोल्ड कंसिडरेशन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो 15(5) में लिखा है कि ये बता देंगे कि क्या करना है उससे। लेकिन वो जो बता रहे हैं वो हमारे फाइनल लेवल पर है, अभी हमारे लेवल पर नहीं है, क्योंकि वो जो हमारा है रूल्स हैं इससे रिलेटेड, वो रूल हमारे अभी कोर्स में नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने कहा है कि गुड्स हैं, लिस्ट प्राइस 50,000 है, टैक्स म्युनिसिपल अथॉरिटी ने 5,000 लगाया, ऐड हो जाएगा, पैकिंग चार्जेस ऐड हो जाएंगे, 56,000 हो गया ये। ब्लैक एंड व्हाइट रिसीव 2,000 एज सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, द प्राइस ऑफ 50,000 इज गुड आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी। तो सब्सिडी मिल चुकी है इन्हें, है ना, एनजीओ से मिली है, गवर्नमेंट से नहीं मिली है। ये 2% का डिस्काउंट कहते हैं लिस्ट प्राइस पर, लिस्ट प्राइस है 50,000, उस पर 2% का डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट लेस हो जाएगा, ठीक है ना, तो डिस्काउंट सीधा सीधा लेस हो जाएगा। डिस्काउंट कितना, 2%, तो 1000 रुपए का डिस्काउंट लेस हो जाएगा, ठीक है। सब्सिडी मिली है नॉन गवर्नमेंट, है ना, तो हमें वो भी ऐड करना है, ठीक है ना, गवर्नमेंट वाली नहीं करते ऐड, लेकिन नॉन गवर्नमेंट वाली तो ऐड हो जाएगी, तो इसका मतलब टोटल 58,000, और 1000 रुपए का डिस्काउंट, तो 57,000 रुपीज हमारी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आ जाएगी। समृद्धि एडवर्टाइजेस करती है, और इन्होंने 5 लाख रुपए में ऐड करने के लिए बात करी है, कैंपेन है 5 लाख रुपए, ठीक है, और 20,000 रुपए इन्होंने और देने थे, तो वो भी पेमेंट हो गई। तो हमने बात करी थी ना कि अगर आप सप्लायर की कोई पेमेंट करते हैं तो वो भी ऐड हो जाता है ना, और लेट करने पे 15,000 का इंटरेस्ट भी दिया है, और जीएसटी 18%, तो 5 लाख रुपए जो है वो तो है ही,
साथ में 20,000 हमारे क्या है, ये भी ऐड हो जाएंगे। और यहां पर लिखा है जो 15,000 रुपए का इंटरेस्ट है ना, वो भी आ जाएगा इसमें, इंटरेस्ट फॉर डिले। अब इसमें इसमें लिखा है क्या कहीं, नहीं नहीं, जीएसटी यहां पर लिखा है था इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट, जो है उसके ऊपर अलग से जीएसटी नहीं लगा रहे हैं, वो ऑलरेडी बस मतलब कहने का मतलब है कि हमने कहा कि हम आपसे 15,000 रुपए का ब्याज ले रहे हैं, है ना। यहाँ लिखा है व्हाट डिस्चार्ज न्यू डिलेड द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन पेड 15,000 एज्यूम द जीएसटी टू बी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है ना, तो हमारा जो वैल्यू है यहाँ 12,712 रुपए ऐड करिए, इन्होंने एज्यूम करा है इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एज्यूम इंटरेस्ट टू बी एक्सक्लूसिव। तो आप हम सीधा यहाँ 15,000 लिखकर 5,35,000 कर सकते हैं, मेरे हिसाब से वो ज्यादा ठीक है। ऐसे थोड़ी ना जब तक कुछ बोला नहीं तो आप उसे एज्यूम कर रहे हो कि उसके अंदर इंटरेस्ट में इंक्लूड है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 5,35 लीजिए और उसके हिसाब से करिए, ठीक है। तो सेक्शन 15 क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है कि भैया अगर पहले से डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मेजर था, वैसे तो कुछ ऐसी नहीं है, दो तीन चीजें ऐड होनी है, सब्सिडी नॉन गवर्नमेंट ऐड होनी है ना, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है वो ऐड होने हैं, रेसिपिएंट किसी और को पेमेंट कर रहा है वो ऐड होना है, इंटरेस्ट लेट चार्जेस है वो ऐड होने हैं, और डिस्काउंट माइनस होना है। डिस्काउंट माइनस होगा अगर पहले से लेस हो गया तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई वो माइनस हो जाएगा। अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है जो पहले से डिसाइडेड था, जिसके लिए क्रेडिट नोट इशू करा इंक्लूडिंग जीएसटी, तो वो जीएसटी रेसिपिएंट रिवर्स करेगा, आईटीसी जो लिया है तो भी लेस हो जाएगा। और अगर पहले से डिसाइडेड नहीं था, डिस्काउंट बाद में हुआ है, तो कमर्शियल क्रेडिट नोट दिया जाएगा विदाउट जीएसटी और वो माइनस नहीं होगा। ये सारी बातचीत है इसमें, बस और कुछ नहीं है इस चैप्टर के। तो अच्छा चैप्टर है, ऐसे चैप्टर होने चाहिए छोटे छोटे।